भारतीय कथा साहित्य में बैताल और विक्रमाजीत के संवाद कथा के रूप में प्रख्यात है। वह 25 कथाएं इस चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रही है, जिसकी प्रथम कथा आज प्रस्तुत हो रही है। आप सभी से विनय पूर्वक निवेदन है कि चैनल पर आपने पहली बार अगर दस्तक दी है तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि यह महत्वपूर्ण गाथाएं और अन्य महत्वपूर्ण कहानियां आपसे दूर न जा सके। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं बैताल और विक्रमाजीत के बीच जुड़ी वह 25 कथाओं में से पहली कथा। बैताल ने विक्रमजीत को पहली कथा सुनानी शुरू की, जो इस प्रकार थी। बनारस शहर में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम महादेवी तथा बेटे का नाम ब्रजमुकुट था। एक दिन ब्रजमुकुट अपने राज्य के दीवान के बेटे के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में जा पहुँचे, जिस कारण उसका दीवान के लड़के से साथ छूट गया। ब्रजमुकुट ने घने जंगल में एक सुंदर तालाब देखा। तालाब के किनारे पर हंस, चकुआ, बगुले किलोल कर रहे थे। तालाब के किनारे पक्के घाट के बने हुए थे। किनारों पर घने पेड़ों की अपनी निराली छाया पड़ रही थी। पेड़ों से छन छन कर जाती ठंडी हवाएं मन को मोह रही थी। राजकुमार तालाब के किनारे पर जा पहुंचा। उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने तालाब का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और मुंह हाथ धोकर किनारे पर बैठ गया। वहां पर करीब ही महादेव का मंदिर था। राजकुमार ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वह मंदिर में दर्शन हेतु गया। इसी बीच एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ किलोल करती, हंसती खिलखिलाती तालाब तक आई। उन्होंने स्नान किया तथा पेड़ों की ठंडी छांव में बैठकर सहेलियों के साथ छेड़छाड़ का आनंद उठाने लगी। जैसे ही राजकुमार मंदिर से बाहर आकर अपने घोड़े की ओर बढ़ रहा था कि संगीत भरी मोहक खिलखिलाहटों के बीच उसका ध्यान आकर्षित हो गया। उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वह अपनी जगह जड़वत होकर रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके हाथ से निकल गया। प्रथम दृष्टि में ही वह राजकुमारी पर मोहित हो गया। घने वृक्षों की ओट में होकर वह काफी देर तक राजकुमारी को निहारता रहा। दूसरी ओर राजकुमारी इस बात से बेखबर थी कि कोई रूप का रसिया उसे निरंतर देखे जा रहा है। वह तो सखियों के संग रास रंग में खोई हुई थी। जब राजकुमार को काफी देर बाद ध्यान आया कि वह तो राजपुत्र है, तो क्यों न वह उस रूप सुंदरी के पास जाकर उससे प्रणय निवेदन करे। जैसे ही राजकुमार उन नव यौवनाओं की ओर बढ़ा, तभी एक सखी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने चिंघुक कर सखियों को सावधान किया। सखियां अपने रूप और सौंदर्य को छुपाती हुई इधर उधर पेड़ों की ओर भागी, किंतु राजकुमारी अकेली खड़ी रह गई। राजकुमार और राजकुमारी की दृष्टि आपस में मिली। दोनों की दृष्टि ने एक दूसरे का भेद समझा। राजकुमारी को यह समझने देर न लगी कि उसके रूप सौंदर्य पर
आसक्त होकर यह प्रेम दीवाना उसकी ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत ही चैतन्य हुई। उसने पूजा का जो कमल पुष्प अपने सर पे लगा रखा था, उसने वह कमल हाथ में लेकर कान से लगाया, फिर दांत से कुतरकर पाँव के नीचे दबाया, फिर उसे उठाकर छाती से लगाया। अंत में वह घूमी और भागती हुई सखियों के बीच जा पहुंची और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गई। और देखते ही देखते राजकुमार की नजरों से ओझल हो गई। राजकुमार के मन की बात मन में ही रह गई। ना तो उसने उसका नाम पूछा और ना ही पता। राजकुमार निराश मन से राजकुमारी का प्रेम अपने हृदय में बसाए वापस लौट आया। रास्ते में दीवान का बेटा राजकुमार उससे आ मिला। राजकुमार का कुम्हलाया हुआ चेहरा और बेचैन मन देखकर मित्र को यह समझते देर न लगी कि राजकुमार के साथ कोई न कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है जो उससे पहले कभी न हुई थी। उसने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, मेरी कुछ देर की जुदाई में ही तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना हुई है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मुझसे कहो। मित्र से अपना कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पहले तो राजकुमार थोड़ा झिझका, उसके बाद उसने सब कुछ उस अपने मित्र को बताया। हे मित्र, मैंने एक बहुत सुंदर नायिका देखी। उसको देखते ही मैं उस पर आसक्त हो गया। वह सुंदरी ऐसी थी जैसे देवलोक से उतरी कोई अप्सरा। उसके नेत्रों में भी मैंने अपने लिए प्यार का समर्पण देखा है, परंतु अपनी सखियों के साथ होने की वजह से वह मुझसे कोई बात न कर पाई। किंतु मुझे ऐसा लगा जैसे उसने इशारों में मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया हो। उसने ऐसा क्या इशारा किया राजकुमार? दीवान के बेटे ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। वह कुछ पलों तक जड़वत खड़ी रही और मोहित सी मुझे देखती रही। फिर उसने अपने सर से कमल का फूल उतारकर कान में लगाया, दांत से कुतरकर पाँव के नीचे दबाया, फिर उठाकर छाती से लगाया और वापस सहेलियों के साथ लौट गई। कुछ देर रुककर राजकुमार ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, यदि उससे मेरा मिलन न हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ मित्र? दीवान पुत्र मुस्कुराकर कहने लगा, इसमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है मित्र। उसने जो भी इशारे किए हैं उन इशारों में उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। सुनो राजकुमार, कमल का फूल सर से उतार कर कान से लगाया तो इसका यह अर्थ हुआ कि वह कर्नाटक राज्य की है। जब उसने फूल को दांतों से काटा तो इसका यह अर्थ निकलता है कि वह राजा दंतवक्त की पुत्री है। उसने कमल पुष्प पैर से दबाया, जिसका अर्थ हुआ कि उसका नाम पद्मावती है। पुष्प छाती से लगाया, इसका इशारा यह हुआ कि वह भी तुम्हें हृदय में बसा चुकी है। राजकुमार ब्रजमुकुट ने राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजकुमार को राजकुमारी का नाम, पता, ठिकाना मालूम हो चुका था। वह प्रसन्नता से भरा हुआ बोला, पद्मावती सुंदर ही नहीं बुद्धिमान भी है। उसने इशारों में मुझे सब कुछ बता दिया। क्या अब हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उससे मिलने का उपाय करें, उसके राज्य में जाए?
अपने मित्र की इच्छा का पालन करना दीवान पुत्र अपना कर्तव्य समझता था। उसे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों वापस राजमहल लौट आए। महल में आकर पर्यटन के लिए जाने की बात कहकर हीरे जवाहरात तथा साज सामान लेकर राजकुमारी से मिलने के लिए राजकुमार और दीवान पुत्र निकल पड़े। कई दिनों तक सफ़र करने के बाद दोनों घोड़ों पर सवार होकर कर्नाटक राज्य जा पहुँचे। जब वे शहर की सैर करते हुए राजमहल के नीचे से गुजरे तो देखा एक बुढ़िया अपने साधारण मकान के दरवाजे पर बैठी चरखा काट रही है। दोनों घोड़ों से उतरे और मुसाफिरों की वेशभूषा में बुढ़िया के पास आकर बोले, माँ, हम मुसाफिर सौदागर हैं। हम अपने व्यापार के लिए सामान लेकर आ रहे हैं। हम कहीं पर ठहरने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। यदि हम आपके यहाँ ठहर जाए तो हम हृदय से आपके आभारी रहेंगे। बुढ़िया ने दोनों खूबसूरत नौजवानों को गौर से देखा। उनकी मीठी वाणी को सुनकर उदार भाव से बोली, यह घर तुम्हारा ही है, जब तक चाहे यहाँ रहो। दोनों ने बुढ़िया का धन्यवाद अदा किया, अपने घोड़े बांधे और बुढ़िया के मकान में जाकर सफ़र की थकान उतारने लगे। जब बुढ़िया उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाई तो दीवान पुत्र ने उससे पूछा, हम तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ जान न सके माँ। आपके कितने बाल बच्चे हैं और आपका गुजारा कैसे चलता है? बुढ़िया ने कहा, मेरे गुजारे का सारा खर्चा राजा उठाते हैं। मुझे रहने के लिए जगह भी राजा ने ही दी है। राजा की बेटी पद्मावती को मैंने बचपन में दूध पिलाया तथा पाला पोसा है, किंतु अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए महल में मेरे लायक अब कोई काम नहीं। पर मैं महल में पद्मावती को देखने एक वक्त जरूर जाती हूँ। राजकुमार बुढ़िया की बात सुनकर उतावले स्वर में बोला, कल जिस समय तुम महल में राजकुमारी को देखने जाओगी तो मेरा एक संदेश भी लेती जाना। बुढ़िया ने कहा, कल की क्या बात करते हो? तुम आज और अभी कहो, मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी। तुम राजकुमारी से जाकर कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे तुमने जिस राजपुत्र को देखा था वह आ गया है। बुढ़िया को यह बात जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि संदेश देने वाला राजपुत्र है। उसने जल्दी से अपने हाथ में लाठी संभाली और संदेशा देने के लिए उसी समय राजमहल की ओर रवाना हो गई। बुढ़िया ने महल में जाकर पद्मावती से मुलाकात की। बचपन की सीख के अनुसार पद्मावती ने बुढ़िया को प्रणाम किया। बुढ़िया ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और राजकुमारी से जो कहना चाहती थी उसकी भूमिका बांधी। हे बेटी, तेरे बचपने में मैंने तेरी बड़ी सेवा की है, दूध पिलाया है। अब ईश्वर ने तुझे बड़ा किया तो जी चाहता है कि तेरी शादी ब्याह का सुख देखूं। तेरे दिल में इन दिनों क्या है, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है बेटी। पद्मावती ने चौंक कर पूछा, मेरे दिल में क्या है? ज्येष्ठ सुदी पंचमी को तालाब के किनारे जिस सुंदर राजकुमार को तूने देखा था, उसकी प्यारी आकृति मेरी बेटी के मन में लिए बैठी है। राजकुमारी चौंक उठती है। वह प्रश्न भरी दृष्टि से बुढ़िया की ओर देखती है। बुढ़िया ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इन सब बातों की जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि वह राजपुत्र मेरे ही घर ठहरा हुआ है। उसने ही यह संदेशा
तुम्हारे लिए मेरे हाथों भिजवाया है। मैं अपने दिल की बात कहती हूँ बेटी, वह राजकुमार बहुत गुणवान है और हर तरह से मेरे योग्य है। बुढ़िया का संदेश सुनकर राजकुमारी ने उत्तर देने के स्थान पर चंदन लगे हाथ बुढ़िया के गालों पर यूं मारे कि 10 उंगलियों के निशान पड़ गए तथा उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। बुढ़िया बहुत हैरान होती है। वह परेशान होकर वापस लौटकर राजकुमार के पास आती है और उसे अपने और राजकुमारी के बीच होने वाला सारा वार्तालाप सुनाती है। राजकुमार राजकुमारी की इस हरकत को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। राजकुमार यही समझता है कि उसके संदेश से क्रोधित होकर पद्मावती ने बुढ़िया का अपमान कर वापस भेज दिया है, किंतु दीवान पुत्र बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, आप इस बात को लेकर चिंतित न होइए, ये सब बातें आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझा दूंगा। हो सकता है यही बात हो। राजकुमार ने कहा, पर इन सब के पीछे क्या भेद है? जब तक तुम मुझे नहीं समझाओगे मुझे किसी पल चैन नहीं आएगा। तब दीवान पुत्र ने उन्हें समझाया कि राजकुमारी ने जो 10 उंगलियां चंदन की भरी हुई मारी है, इसका अर्थ है 10 चांदनी रातें गुजर जाने के बाद राजकुमारी तुमसे अंधेरे में मिलेगी। राजकुमार को लगा कि दीवान पुत्र सही कह रहा है। उसे अपने मित्र की मित्रता पर बहुत गर्व हुआ। राजकुमार के लिए 10 दिन तक प्रतीक्षा करना बहुत कठिन था, किंतु 10 दिन बीतने के बाद निश्चित तिथि को बुढ़िया मिलन का संदेशा लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। जैसे ही बुढ़िया ने राजकुमार के मिलने की इच्छा बताई तो इस बार राजकुमारी ने स्याही से भरा हाथ बुढ़िया के गाल पर मारकर उसे पश्चिम की तरफ से खिड़की तरफ से बुढ़िया को बाहर निकाल दिया। बुढ़िया से सारा हाल सुनकर दीवान पुत्र ने कहा, इस संकेत का अर्थ यह है कि आधी रात के वक्त जब स्याही जैसा अंधेरा होने लगे तो तुम खिड़की के रास्ते चले आना। यह बात सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। मिलन की घड़ी नज़दीक आ गई थी। इससे बढ़कर और अधिक प्रसन्नता की क्या बात हो सकती थी कि जिसके लिए उसने अपना घर बार राज्य सब सुख साधन छोड़ दिए थे, अब उससे मिलने का समय आ गया था। निश्चित समय पर राजमहल के पास जा पहुंचा और सीढ़ी की सहायता से खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर वह देखता है कि पद्मावती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ समय तक तो दोनों एक दूसरे को अपलक निहारते रहते हैं। फिर तुरंत ही राजकुमारी प्रेम में विहल हो अपने प्रेमी को गले मिलाती है। दोनों को सुखद मिलन का एहसास होता है। राजकुमारी का कक्ष राजसी ठाट बाट का प्रतीक था। कक्ष में नौकरानी तथा बंदियाँ सेवा में पलके बिछाए बैठी थी। कक्ष में स्वादिष्ट व्यंजन तथा फल फूल आदि भरे हुए थे, जिसकी सुगंध पूरे कक्ष में फैली हुई थी। राजकुमारी का बस न चला था कि वह राजकुमार का सत्कार किस तरह करे। उसका तो यह हाल था कि वह राजकुमार को अपने हाथों से पंखा करने लगी। नौकरानी और सखिया उन्हें देखकर समझ गई कि उनका कर्तव्य अब पूरा हो चुका है, इसलिए वे उन्हें एकांत में छोड़कर बाहर चली जाती है। दोनों का मिलन एकांत में होता है। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहते हैं। दोनों के मन की चाह पूरी हो जाती है।
दोनों की रात आनंद क्रीड़ा में गुजर जाती है। जैसे ही भोर का उजाला फूटता है, पद्मावती राजकुमार को कक्ष के एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देती है। उसे यह भय रहता है कि कहीं कोई राजकुमार को देख न ले। फिर वह रात आने की बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगती है। रात में उन दोनों का सुखद शारीरिक मिलन होता है। इस प्रकार कई रातें गुजर गई। एक दिन राजकुमार को अपने प्रिय मित्र दीवान पुत्र की याद बुरी तरह सताने लगी। वह यह सोचकर चिंतित होने लगा कि वह तो यहाँ आनंद से अपना समय व्यतीत कर रहा है, मगर उसका मित्र वहाँ पर न जाने कैसी अवस्था में होगा। शायद वह उसके लिए परेशान होगा। इस बात को सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। उसने सोचा, जिस मित्र की सहायता से उसे यह सुख भोगना नसीब हुआ है, वह उसे ही भूल बैठा है। जब रात में पद्मावती से उसका मिलन हुआ तो उस रात उसके व्यवहार में पहला जैसा उत्साह न था। वह बहुत अधिक निराश था। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसे अपने मित्र की बहुत याद आ रही थी। उस रात राजकुमारी को आलिंगनबद्ध करने का उतावलापन भी नहीं था। बुद्धिमान और विवेकी पद्मावती को यह समझते देर न लगी कि कोई न कोई विशेष कारण जरूर है जिसकी वजह से उसका प्रेमी चिंतित व परेशान है। राजकुमारी ने सोचा कि वह हर हाल में उसकी चिंता व परेशानी को दूर करने का विचार करेगी। राजकुमारी राजकुमार के बगल में आकर लेट जाती है। उसके गले में बाह डालकर प्रेम भरे स्वर में बोलती है, हे प्रियतम, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? तुम्हें किस बात का डर सता रहा है? तुम मुझसे अपनी हर बात कह सकते हो। मुझसे कहो, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? ऐसा नहीं कहते, राजकुमार ने कहा। तुमसे कोई भूल नहीं हो सकती। और तुम खुद को दासी क्यों समझती हो? तुम तो मेरे दिल की रानी हो। तुम कभी गलत नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुश नहीं हो। तुम सिर्फ प्रसन्नता का दिखावा करते हो। परंतु सच्चाई यह है कि कोई चिंता अंदर ही अंदर तुम्हें सता रही है। तुम अगर सचमुच मुझे चाहते हो तो निसंकोच होकर कहो, तुम किस फिक्र में हो? मैं तुम्हारी हर प्रकार सहायता करने की कोशिश करूंगी। राजकुमारी के इतने आग्रह और घने प्रेम समर्पण के बाद राजकुमार को अपने मन की बात प्रकट करनी ही पड़ी। उसने राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे राज्य में अकेला नहीं आया हूँ। राजकुमारी मेरे साथ मेरे बचपन का प्रिय मित्र और हितैषी दीवान पुत्र भी है। वह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वह बहुत ही विवेकी, साहसी और मेरा विश्वास पात्र है और मेरा बहुत प्यारा साथी है। राजकुमार के मुख से अपने मित्र के लिए प्यारा शब्द पद्मावती के मन में सूल की तरह चुभा। उसे ईर्ष्या होने लगी। वह सब कुछ सुन सकती थी, मगर कोई और इस संसार में उसके प्रेम को बांटने वाला हो, इस बात को सहन नहीं कर सकती थी। आगे कहो, पद्मावती ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमार उसे आगे बताता है कि उसकी बुद्धिमानी और विवेक के कारण ही मैं तुम तक पहुंच सका हूं। यदि वह ना होता तो मैं तुम तक कभी न पहुंच पाता। तुम्हारे सभी संकेतों को पहले दिन से लेकर आखिरी बार के सारे संकेतों का भेद मेरे उसी मित्र ने बताया था। अन्यथा मैं तो कुछ भी न समझ सकता था और न कभी तुमसे मिल पाता तथा तुम्हारे प्यार का दर्द अपने मन में बसाए सारी उम्र यूं ही गुजार देता, अथवा तुम्हारे प्रेम का दुख सहते सहते अपने प्राण त्याग देता। पद्मावती ने तुरंत ही राजकुमार के मुंह पर हाथ रख दिया
तथा ठंडी सांस भरते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते राजकुमार, मैं ऐसा कहने के लिए मजबूर हूँ राजकुमारी। मैं अपने मित्र का उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। उसका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मैं मरकर भी उसका उपकार नहीं उतार सकता। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे पास रहकर संसार के सारे ऐश सुख भोग रहा हूँ और अपने मित्र की कोई खबर न ली कि वह वहाँ पर किस हाल में है। मैं तुम्हारे प्रेम में अपने मित्र को बिल्कुल ही भुला बैठा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वेश्या को आदेश दिया कि वह तपस्वी को अपने सामने लेकर आए। वन में पहुंचकर वेश्या ने भी तपस्वी को उसी रूप में देखा जिस रूप में राजा से उसकी चर्चा सुनी थी। वेश्या ने देखा कि खाना पीना छोड़ने की वजह से तपस्वी का शरीर सूख कर कांटा हो गया है। वेश्या ने स्वादिष्ट हलवा बनाया और वह हलवा तपस्वी के होठों से छुआया। तपस्वी को स्वाद मिला। उसने आंखें खोलकर पेड़ के नीचे मौजूद वेश्या से पूछा, तू कौन है और यह किस काम से आई है? मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं इस वन में अकेली रहती हूँ। वेश्या ने रिझाने वाले हाव भाव से तपस्वी को बताया। तपस्वी वेश्या के सुंदर रूप और सौंदर्य पर रीझ जाता है और पेड़ से नीचे उतरता है। तपस्वी वेश्या के साथ मिलकर वन में एक कुटी बनाकर रहने लगता है। वेश्या भांति भांति के व्यंजन बनाती है और बड़े चाव से वह व्यंजन सन्यासी को खिलाती है। कुछ ही दिनों के साथ रहने के कारण सन्यासी ध्यान और योग की बातें भूल गया और उसके रूप सौंदर्य में डूबकर वही किया जो वेश्या चाहती थी। वेश्या का गर्भ ठहर गया तथा 9 माह बाद उसको लड़का पैदा हुआ। लड़का जब 1 माह का हुआ तो वेश्या बोली, अब हम सन्यासी न रहकर संसारी जीव हो गए हैं, इसलिए अब हमारा वन में रहने का कोई लाभ नहीं है। मेरा तो यही परामर्श है कि हमें कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए ताकि हमारे अब तक के सारे पाप धुल जाए। इसके बाद हम समाज में जाकर अन्य लोगों के समान सांसारिक जीवन बिताएंगे। वेश्या की बात मानकर सन्यासी ने बच्चे को कंधे पर बैठाया और शहर की ओर प्रस्थान किया। जब वेश्या और सन्यासी राजमहल के निकट से गुजरे तो वेश्या ने सन्यासी से कहा, हम इस नगर से गुजर रहे हैं और तीर्थ को भी जा रहे हैं। कितना अच्छा होगा यदि हम राजा का आशीर्वाद प्राप्त करते चले। जैसी इच्छा। वेश्या के इरादे से अनभिज्ञ सन्यासी ने सामान्य भाव से कहा। वेश्या ने तो वो योजना पहले ही बना रखी थी। अपनी उसी योजना के अनुसार वह राजा के सामने दरबार में पहुंची। राजा ने वेश्या को दूर से ही पहचान लिया। राजा ने इस बात को भी देखा कि तपस्वी ने एक बच्चे को कंधे पर बैठा रखा है। राजा ने दरबारियों से कहा, देखो यह वही वेश्या है जो योगी के इस रूप में लेकर यहाँ आने का दावा करके गई थी। सारे दरबारी विस्मय से भरकर उसे देखने लगे। वेश्या ने राजा के सामने पहुंचकर अपनी सफलता की सूचना दी और कहा, महाराज देखिए, यही है ना वह योगी जिसकी तपस्या की आप प्रशंसा कर रहे थे। इसके विषय में मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया है।
उसने इसी प्रेम की ईर्ष्या के कारण तो ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारे मुंह से यह सुनकर कि तुम मुझे इतना चाहते हो कि उसके साथ होकर भी तुम मुझे याद कर रहे हो, तो वह ईर्ष्या से भर उठी। उसे ऐसा लगा कि जब तक उसका प्रेम बांटने वाला मित्र के रूप में इस संसार में जीवित है, तब तक वह संपूर्ण तन मन से तुम्हारा प्रेम ना पा सकेगी। उसने प्रेम में बावरी होकर यह सब किया, क्योंकि वह अपने प्रेम में किसी का बंटवारा नहीं चाहती। इसलिए तुम उसे दोषी मत ठहराओ, इसमें उसका कोई दोष नहीं। किंतु प्रेम तो मुझे अपने माँ बाप से भी है, तो क्या वह दुष्ट उन्हें भी? राजकुमार ने बहुत क्रोध भरे स्वर में कहा। ऐसा नहीं सोचते राजकुमार। माँ बाप के प्रति पुत्र का जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं, स्नेह होता है, और यह स्नेह तो स्वाभाविक होता है। कुछ इसी तरह जैसे माँ बाप का वात्सल्य अपनी औलाद के लिए स्वाभाविक होता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, न कोई बांट सकता है। कुछ भी हो, उसने मेरे जीवन के अमूल्य मित्र को मौत के घाट उतारने और उसे मुझसे छीनने का षड्यंत्र रचा है। मैं उसे इस बात की सजा अवश्य दूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया है। तब दीवान पुत्र उससे कहता है कि यदि तुमने दंड का विचार कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मैं एक बात पूछता हूँ कि इसके बाद तुम्हारे मन से उसका प्रेम निकल सकेगा? क्या तुम आयु भर उसे भुला सकोगे? क्या तुम उसके बिना जीवित रह सकोगे? मुझे इसका उत्तर दो। राजकुमार तुरंत कोई उत्तर न दे सका। उसका मौन इस बात का सूचक था कि उसकी बात स्वीकार कर चुका है। दीवान पुत्र उससे कहता है कि मित्र, अब बस एक ही रास्ता है कि अब जब तुम इस मंजिल पर पहुंच ही गए हो, तो मेरा तो यह परामर्श है कि अब तुम जल्द से जल्द उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने राज्य वापस लौट जाओ। जब वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी तो उसके मन से यह शंका भी चले जाएगी कि मैं तुम्हारा प्रेम बांट सकता हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी यह बात स्वीकार करनी ही होगी। परंतु इसके लिए तो मुझे वापस अपने राज्य में जाकर अपने माँ बाप से इस बारे में बात करनी होगी और उनसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तभी वे मेरे और पद्मावती के विवाह की चर्चा पद्मावती के पिता के पास भिजवाएंगे। किंतु अगर पद्मावती के पिता ने उसके विवाह के लिए कोई और लड़का तय कर रखा होगा तो हमारे विवाह में बहुत अड़चन आएगी और हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पद्मावती को ब्याह कर अपने राज्य जरूर ले जाओगे, तो तुम्हारे माता पिता को इससे बहुत प्रसन्नता होगी और वह पद्मावती को स्वीकार कर लेंगे। मेरा भी ऐसा ही विचार है। फिर तो तुम्हें कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा विवाह पद्मावती से 24 घंटों के अंदर अंदर हो जाए। तुम मुझे ऐसी कोई युक्ति सोचने दो मित्र, जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई युक्ति है मित्र, जिससे मेरी इस समस्या का समाधान हो जाए? तुम बहुत विवेकी और बुद्धिमान हो। तुम ही शीघ्र से शीघ्र कोई युक्ति सोचो। मैंने ऐसी एक युक्ति सोच ली है मित्र, और ऐसी युक्ति सोचने के बाद ही मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ कि पद्मावती कल तक अवश्य ही तुम्हारी होगी। राजकुमार ने पूछा, वो किस तरह? दीवान पुत्र ने कहा, इस बारे में कोई सवाल मत करना, बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करते रहना, तो तुम्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर ऐसा करो,
तुम इसी समय वापस लौटकर पद्मावती के पास चले जाओ। यदि वह मेरे लड्डुओं के खाने के बारे में पूछे तो तुम कहना कि मेरे मित्र ने तुम्हारा वह उपहार स्वीकार कर लिया है, और राजकुमारी से कहना कि तुमने मुझे उपहार दे दिया है और तुम उसके प्रेम में आसक्त होकर उसके पास लौट आए हो, और जब कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा उसके पास ही रहोगे और उससे विवाह करोगे। फिर कुछ देर रुककर दीवान पुत्र ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा नशीला चूर्ण देता हूँ जिसको खाकर पद्मावती बेहोश हो जाएगी। इस चूर्ण को तुम किसी न किसी बहाने से दूध, पानी या शरबत में मिलाकर पद्मावती को पिला देना। इसको पीते ही वह बेहोशी की नींद सो जाएगी और लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं उठेगी। दीवान पुत्र राजकुमार को समझा देता है कि उसे कब और क्या करना है। वह आगे कहता है, जब राजकुमारी सो जाए तो तुम चुपके से उसके सारे जेवरात उतार लेना। उसके बाद तुम उसकी बाई जांघ में त्रिशूल से जख्म कर देना, किंतु त्रिशूल इस तरह मारना कि राजकुमारी को इसका जरा भी एहसास न हो, और त्रिशूल मारने का घाव बहुत मामूली होना चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी दर्द न हो। मगर राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल के तीनों फलों के निशान अवश्य पड़ जाए। बेहोशी की अवस्था में होने के कारण राजकुमारी को घाव का जरा भी एहसास नहीं होगा। राजकुमारी रात भर बेहोश रहेगी। सुबह जब राजकुमारी होश में आएगी तो उसे अपना जख्म के बारे में पता चलेगा। अपनी जांघ पर त्रिशूल का जख्म देखकर वह चिंतित हो जाएगी। राजकुमारी लाज और शर्म की वजह से अपने जख्म के बारे में किसी को नहीं बताएगी। राजकुमारी हर प्रयत्न करेगी कि उसके जख्म को उसकी सखियां भी न देख पाए, क्योंकि यदि उसकी सखियों को उसके जख्म के बारे में पता चल गया तो उसे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, किंतु वह जेवरात की चोरी की बात अवश्य ही खुलेगी। यह सब कार्य करने के लिए तुम मेरे पास चुपचाप रात में आ जाना, बाकी बातें रात में होगी। राजकुमार ने अपने दीवान मित्र की बात स्वीकार कर ली और उसकी बात मानकर वह राजमहल में राजकुमारी के पास लौट आया। वह खिड़की के द्वार ही चोरों की तरह पद्मावती के शयन कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी पद्मावती ने राजकुमार की प्रतीक्षा में अपने शयन कक्ष की खिड़की खोल रखी थी। जब वह राजकुमार को वापस लौटकर आता देखती है तो उसे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। वह राजकुमार की प्रतीक्षा बहुत देर से कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह अभिसारिका बनकर लता की बेल की तरह राजकुमार से आलिंगबद्ध हो जाती है। राजकुमारी उसके मित्र के बारे में उससे कुशल क्षेम पूछती है। वह सोचती है कि राजकुमार ने अपने मित्र के साथ वैसा ही किया होगा जैसा वह चाहती थी। राजकुमार पद्मावती को वही सब बताता है जो उसके मित्र ने समझाया था। राजकुमारी राजकुमार को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और राजकुमार के साथ प्रेम विहल काम क्रीड़ा में लिप्त हो जाती है। वह राजकुमार से अमरबेल की तरह लिपट जाती है। प्रेम क्रीड़ा के बाद दोनों काफी समय तक प्रेम वार्तालाप करते हैं। राजकुमारी की एक विशेष आदत थी। प्रेम क्रीड़ा के उपरांत राजकुमारी सुगंधित शरबत का सेवन अवश्य करती थी। राजकुमार राजकुमारी की इस आदत को अच्छी तरह जानता था। जब राजकुमारी उस सुगंधित शरबत को पीने के लिए अपने होठों से लगाती है, उससे पूर्व ही राजकुमार ने उस शरबत में बेहोशी का चूर्ण मिला दिया था। उसने ऐसा करते समय बहुत सावधानी बरती थी। ऐसा करते समय राजकुमारी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ था।
जैसे ही राजकुमारी ने उस शरबत का सेवन किया, उस पर चूर्ण का असर होने लगता है। कुछ देर बाद चूर्ण के असर के कारण राजकुमारी बेहोशी की हालत में गहरी निंद्रा में सो जाती है। अपने मित्र के कहे अनुसार राजकुमार राजकुमारी के सारे जेवर उतार लेता है। बेहोशी में होने के कारण राजकुमारी को इस बात का एहसास भी नहीं होता। जेवरात उतारने के बाद राजकुमार त्रिशूल के द्वारा राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का वार करता है। घाव बहुत साधारण था, इसलिए राजकुमारी को बेहोशी की हालत में पता नहीं चलता। सब कुछ करने के बाद राजकुमार खिड़की की राह से राजकुमारी के द्वार से बाहर निकल जाता है और वापस अपने मित्र के पास पहुंच जाता है। जैसे ही सुबह का उजाला फूटता है, राजकुमारी की बेहोशी टूटती है। आंखें खुलने पर राजकुमार को अपने पास न पाकर वह सिहर उठती है। फिर उसका ध्यान अपने शरीर की ओर जाता है। अपने शरीर के आभूषणों को नदारद पाकर वह फिर आश्चर्यचकित रह जाती है। समझ नहीं पाती कि उसके शरीर के सारे आभूषण कहाँ चले गए और राजकुमार भी कक्ष में नहीं था। राजकुमारी पूरे कक्ष में राजकुमार को ढूंढने लगती है। तभी उसे अपनी जांघ पर दर्द का एहसास होने लगता है। जब वह अपनी जांघ पर जख्म देखती है तो हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी जांघ पर यह जख्म कैसे हो गया। वह यह भी सोचती है कि वह रात में इतनी गहरी नींद कैसे सो गई कि इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। राजकुमारी परेशान हो जाती है। तभी उसकी दासियां आकर उसे संभालती है। दासियां भी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। एक दासी अपनी शंका व्यक्त करती है। राजकुमारी और उसकी सारी सखियां यही समझती है कि रात्रि में राजकुमारी के शयन कक्ष में कोई चोर खुली खिड़की से अंदर घुस आया होगा। राजकुमारी गहरी नींद में होगी, इसलिए इन्हें पता नहीं चला। राजकुमार की चोरों से हाथापाई हुई होगी। जब वह राजकुमारी के शरीर से जेवरात उतार रहे होंगे, किंतु ऐसा लगता है कि चोर संख्या में अधिक होंगे, इसलिए राजकुमार उनका मुकाबला नहीं कर पाए होंगे। राजकुमार और चोरों की हाथापाई के मध्य ही राजकुमारी की जांघ पर जख्म आए होंगे, किंतु राजकुमारी को नींद में पता नहीं चला होगा। ऐसा लगता है जैसे चोरों ने राजकुमार को भी अपने साथ चलने के लिए विवश किया होगा। राजकुमारी यह सुनकर परेशान हो जाती है। वह कहती है, हाय, अब क्या होगा? मेरे प्राण प्यारे को वह चोर न जाने कहाँ ले गए होंगे और न जाने वह किस हाल में हो। कहीं वह किसी मुसीबत में ना हो। दासियां राजकुमारी को समझा बुझाकर उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। एक दासी राजकुमारी से कहती है, यह खबर किसी भी हाल में राजकुमारी के कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए कि कोई राजकुमार आपके साथ शयन कक्ष में था, नहीं तो आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हाँ, यह तुम ठीक कह रही हो, मगर अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा। जेवरातों की चोरी की सूचना तो हमें महाराज तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आज तो चोर सिर्फ जेवरात चुरा कर ले गए हैं, कल वह आपको भी चुरा कर ले जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। अगर हम महाराज को जेवरात की चोरी के बारे में बता देंगे तो हो सकता है कि चोर पकड़ लिए जाए। यदि चोर पकड़ लिए जाए तो महाराज से पूछताछ के लिए आप उन्हें अपने अधिकार से मांग लेना।
जब महाराज चोरों को आपके अधिकार में दे दे तो आप उनसे यह कहिएगा कि वह आपको राजकुमार के बारे में सब सच सच बता दे, वह कहाँ है और किस हाल में है, तो आप उन्हें छुड़वा देगी। इस लालच में आकर चोर अवश्य ही आपको सारी सच्चाई बता देंगे। एक दासी ने बुद्धिमता भरे स्वर में राजकुमारी को यह सारी बातें समझाई। तुम ठीक कह रही हो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। और यह सब सोचकर ही राजा के पास राजकुमारी के जेवरात की चोरी की सूचना पहुंचा दी गई, किंतु जांघ के जख्म की बात छुपा दी गई। जैसा कि दीवान पुत्र ने सोचा था वैसा ही हो रहा था। राजा से राजकुमारी के जांघ के घाव की बात छुपा दी गई और जेवरातों के बारे में भी यही बताया गया कि जेवरात संदूक में से चोरी हुए है, न कि राजकुमारी के शरीर से। राजा को कुछ बातें झूठी बताई गई। राजमहल के एक हिस्से में चोरी हो गई थी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैलते देर न लगी कि राजकुमारी पद्मावती के शयन कक्ष में उसके कीमती हीरे जवाहरात जड़े जेवरात चोरी हो गए हैं। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। बच्चे बच्चे की जबान पर यह चर्चा थी। पूरे नगर में चोरों को पकड़ने की मुनादी करा दी गई। हर कोई अपनी तरफ से चोरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर दीवान पुत्र ने अपने मन में एक योजना सोच रखी थी। अब उसे उसी योजना के अनुरूप कार्य करना था। योजना के अनुसार उसने खुद को एक सन्यासी वेश में धारण किया। उसके पश्चात उसने राजकुमार को भी साधु का वेश धारण कराया। अब उन दोनों का रूप वेश बदल चुका था तथा उन्हें अब कोई नहीं पहचान सकता था। दीवान पुत्र स्वयं तो गुरु बन गया और राजकुमार उसका चेला बन गया। अब उन्होंने नगर से दूर एक वीरान मंदिर में जाकर धुनी रमाई। जब चोरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई तथा हर व्यक्ति की जबान पर इसी बात की चर्चा होने लगी, तो तब दीवान पुत्र ने अपने राजकुमार मित्र को वे सारे आभूषण देकर उन्हें जौहरी के यहाँ दिखाने के लिए भेजा तथा उसने राजकुमार को यह भी हिदायत दी कि जौहरी को जेवरात दिखाकर उससे केवल इतना पूछना कि ये जेवरात कैसे है, ये असली है या नकली, और अगर यह जेवरात असली है तो ये किसके हो सकते हैं। तुम्हें इन जेवरातों का कोई भी मोल भाव नहीं करना है और ना ही तुम्हें यह कहना है कि तुम इन जेवरातों को बेचना चाहते थे। यदि तुम्हारे सामने कोई भी अप्रिय बात आती है या तुम्हें ये लोग कोई संकट तुम पर आ सकता है तो सिर्फ जौहरी से यही कहना कि ये जेवरात तुम अपने गुरु की आज्ञा से परखवाने के लिए उसके पास लेकर आए थे। तुम्हें नहीं पता कि ये जेवरात तुम्हारे गुरु के पास कहाँ से आए। शेष बातें मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। उस समय दोपहर का समय हो रहा था जब अपने दीवान मित्र की सलाह के अनुसार राजकुमार साधु का वेश धारण करके नगर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी की दुकान पर जेवरातों की पोटली बांधे उन्हें दिखाने के लिए पहुंचा। सबसे प्रसिद्ध जौहरी को जेवरात दिखाने के लिए दीवान पुत्र ने इसलिए कहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि राजमहल के सभी जेवरात उसी जौहरी द्वारा बनाए जाते होंगे। यदि यह जेवरात भी उसी द्वारा बनाए गए होंगे तो वह इन जेवरातों को तुरंत पहचान लेगा और वह तुरंत यह सूचना राजमहल में पहुंचा देगा। जब राजकुमार साधु के वेश में जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो उसने जेवरातों की पोटली खोलकर जैसे ही जौहरी के सामने रखी तो कुछ क्षणों तक जौहरी स्तंभ रह गया। जेवरातों में जड़े
मणिमुक्ता की चमक दमक से जौहरी की आंखें चकाचौंध हो उठती है। जौहरी एकदम चौकन्ना होकर पूछता है, ये जेवरात? मैं ये जेवरात अपने गुरु की आज्ञा से परखवाने के लिए लाया हूँ। राजकुमार ने उत्तर दिया। तुम ये जेवरात बेचने के लिए नहीं लाए हो? जौहरी ने पूछा। हम तो साधु सन्यासी है, हमें इन स्वर्ण और हीरे जड़ित आभूषणों और धन से क्या काम? साधु वेशधारी राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया। फिर ये इतने कीमती जेवरात तुम्हारे पास कहाँ से आए? जौहरी ने कौतूहल भरे स्वर में पूछा। आपकी इस बात का उत्तर मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं, राजकुमार ने उत्तर दिया। मुझे तो सिर्फ यह पता लगाने के लिए भेजा है कि ऐसे कीमती जेवरात कौन धारण कर सकता है। शायद आप इन जेवरातों को देखकर बता सके कि ये जेवरात किसके हो सकते हैं। अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर जौहरी एक हाथ से राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से बाजार में पहरेदारी करते हुए सिपाहियों को आवाज़ देकर बुलाता है। जौहरी की आवाज़ सुनकर सिपाही तुरंत वहां आ जाते हैं। हाथ छोड़ो मेरा, मैं यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, राजकुमार दबंग भाव से कहता है और झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। उस समय तक राजा के 4-5 सिपाही भागते हुए जौहरी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सिपाहियों को देखकर जौहरी जोश भरे स्वर में कहता है, देखो यह रहे राजकुमारी के चोरे हुए जेवरात। ये यहाँ पर इन्हें लेकर आया था, पकड़ लो इस चोर को। अवश्य इसने ही राजकुमारी के जेवरात चोरी किए होंगे। यह बहुत ही मुझे सातिर चोर लगता है, इसे आप दबोच लो। शीघ्र ही सिपाही राजकुमार को राजा के दरबार में ले जाकर उसे राजा के समक्ष खड़ा कर देते हैं। इस बात की गवाही देने के लिए जौहरी को भी साथ में लाया गया। राजकुमार के बयान के आधार पर सिपाही दौड़ते हुए उस वीरान मंदिर में जा पहुंचते हैं और उसके गुरु को पकड़कर राज्य दरबार में प्रस्तुत करते हैं। थोड़ी देर बाद सिपाही सन्यासी बने दीवान पुत्र को राज दरबार में लाकर पेश करते हैं। महाराज, हम जानते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय राजा है, आपका न्याय प्रसिद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह सोच विचार करके न्याय करेंगे। आप ऐसा न्याय करेंगे जिससे जो उचित चोर होगा या जो अपराधी होगा उसे ही सजा आप अपने न्याय से अवश्य सुनाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, राज्य अपना विधान दंड देने से पूर्व तुम्हारी सारी बातें विस्तार से सुनेगा और जो भी दोषी होगा उसे उचित दंड दिया जाएगा। तब दीवान पुत्र ने कहना आरंभ किया, हे राजन, मैं अपने शिष्य के साथ कल रात मंदिर में योग में लिप्त किन्हीं विधा सिद्ध कर रहा था। उस समय काली घनी अंधेरी रात में एक अप्सरासी कन्या मेरे पास आती है और साधना में लिप्त मेरे शिष्य को अपने रूप के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। उसकी साधना में विघ्न डालने की कोशिश करती है। उसकी तपस्या भंग करने के लिए तरह तरह की मुद्राएं बनाने लगती है। उसने मेरे शिष्य की तपस्या भंग करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने शरीर के सारे जेवरात उतारकर मेरे शिष्य के सामने डाल दिए, तो मेरे शिष्य को इसका कोई असर नहीं पहुंचा। शिष्य भी अपनी साधना में लगा रहा और किसी प्रकार से उसे व्यवधान नहीं पहुंचा। लेकिन उतने में ही मेरी तपस्या भंग हो गई और मैंने उस रूपसी बाला को सबक सिखाने के लिए क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उसे खींच मारा। त्रिशूल जाकर उसकी बाई जांघ पर लगा और त्रिशूल की चोट खाने के बाद वह उल्टे पैरों
वहां से भाग खड़ी हुई। दरबार के सारे सभासद एकाग्रचित होकर सन्यासी का बयान सुन रहे थे। सन्यासी ने आगे बात जारी रखते हुए कहा, जब भोर का उजाला फूटा तो मैंने उन जेवरातों की पोटली बनाई और वह पोटली अपने शिष्य को देकर उसे जौहरी के पास भेजा ताकि वह पता कर सके कि यह जेवरात किसके है। जानकारी होने के बाद कि यह जेवरात किसके है, मैं उस कन्या के बारे में आपके पास शिकायत लेकर आने वाला था। वह कन्या कौन है जो हम सन्यासियों को योग की साधना में विघ्न डालने आधी रात को भी नगर के वीरान इलाके में पहुंच जाती है। जौहरी और सन्यासी का बयान एक दूसरे से मेल खाता था। राजा सन्यासी से यह वादा करता है कि वह उस अपराधी कन्या को अवश्य ही दंड देगा। राजा सन्यासी और उसके चेले को सम्मान के साथ जाने की आज्ञा देता है। इसके पश्चात राजा रानी के कक्ष में जाता है और सारी बात विस्तार पूर्वक बताता है। फिर वह रानी को राजकुमारी के कक्ष में उसके बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान देखने के लिए भेजता है। रानी राजकुमारी के कक्ष में जाती है। उसके पश्चात रानी राजा को आकर बतलाती है कि राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान है। राजा अपने सभी सभासदों से परामर्श करता है कि सन्यासी ने जिस युवती के लिए सारे आरोप लगाए हैं, यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दंड का क्या विधान है। सभी सभासदों ने एक मत होकर कहा, हे राजन, ब्राह्मण स्त्री और गऊ के लिए ऐसे पाप के लिए यह विधान है कि उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। सभासदों का यह निर्णय पाते ही राजा राजकुमारी पद्मावती को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता है। जब राजकुमारी दरबार में उपस्थित होती है तो वह उसे राज्य से बाहर जाने का दंड सुनाते हैं। वह कहारों को आदेश देते हैं कि एक डोली सजाकर उसमें पद्मावती को बैठाया जाए और उसे राज्य से बाहर भेज दिया जाए। कहारों ने तुरंत ही राजा के आदेश का पालन किया। राज्य के बाहर साधु वेशधारी राजकुमार और सन्यासी वेशधारी दीवान पुत्र राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पद्मावती की डोली उस कहारों के माध्यम से बाहर आई, वे दोनों आकर पद्मावती से मिलते हैं। राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी पद्मावती को साथ लेकर अपने राज्य की ओर रवाना हो जाता है। इस कहानी को सुनकर बैताल कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता है। इसके बाद बैताल ने कहा, हे विवेकी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रमजीत, राजकुमार को उसके बुद्धिमान प्रिय मित्र के प्रयासों के द्वारा ही राजकुमारी पद्मावती मिली तथा पद्मावती को भी अपना मनचाहा वर मिला। परंतु इस कथा में एक बात रह जाती है कि जो कि अत्यंत आवश्यक है, वह यह कि राजकुमारी पद्मावती को जिस आरोप की सजा मिली, ऐसा कोई भी अपराध तो राजकुमारी ने किया ही नहीं था। वह आरोप तो झूठा था। उस आरोप का दोष किस पर जाता है? राजकुमार पर, दीवान पुत्र पर, सभासदों पर अथवा राजा पर? तू मुझे इस बात का सही उत्तर दे, क्योंकि तू तो बहुत बुद्धिमान और न्यायपरायण राजा है। अगर तूने अपने विवेक के द्वारा जानबूझकर उत्तर न दिया तो याद रखना, मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और वापस जाकर उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा। सुन बैताल, विक्रम अपनी विवेकशीलता का परिचय देता हुआ बोला, राजकुमार ने जो कुछ भी किया वह प्रेम मोह में पड़कर किया, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। और यह कथन भी सत्य है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। तथा दीवान पुत्र ने जो कुछ भी किया उसने वह अपनी मित्रता को निभाने के लिए किया, इसलिए दीवान पुत्र बिल्कुल भी दोषी नहीं है। सभासदों ने जो दंड की घोषणा की
वह दंड विधान के अनुरूप की, इसलिए वह भी दोषी नहीं है। हाँ, किंतु राजा ने बगैर सोचे विचारे पद्मावती के मामले में लगाए गए आरोप स्वीकारे। राजा ने तनिक भी इस बात को नहीं सोचा कि पद्मावती एक राजपुत्री है, वह वैसा कर भी सकती है या नहीं। राजा ने बगैर सोचे विचारे इस आरोप को स्वीकार कर लिया। राजा से यह बहुत बड़ा पाप हुआ, इसलिए इन चारों में दोषी सिर्फ राजा ही है। बैताल हर्षित स्वर में बोला, तूने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, ऐसी न्यायप्रिय बात सिर्फ तू ही बता सकता था। और क्यों न बताता, आखिर तू विक्रम है, न्यायप्रिय विवेकी राजा विक्रमजीत, जिसके न्याय की चर्चा इंद्रलोक तक होती है। यह कहते कहते बैताल ने अपनी बाहें विक्रम से छुड़ा ली। बैताल बोला, पर चूक गया तू विक्रम, तुझसे एक भूल हो गई। मैंने तुझे रास्ते में न बोलने के लिए पहले ही सावधान किया था विक्रम, पर तूने मेरी बात न मानी, इसलिए अब मैं चला विक्रम। हाँ 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 हाँ, मैं उसी पेड़ पर लटकने जा रहा हूँ। विक्रम ने देखा बैताल हवा में ऊंचा उठ गया है। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और देखते ही देखते तेजी से शमशान की ओर बढ़ने लगा। विक्रम हाथ में तलवार लेकर बैताल के पीछे दौड़ने लगा। बैताल के ठहाके हवा में गूंजने लगे। मेरे पीछे मत आ विक्रम, वापस लौट जा। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वह बहुत बड़ा ढोंगी है, लौट जा, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला हूँ। मगर विक्रम भला क्यों लौट जाता? जो वायदा वह योगी से करके आया था वह उसे हर हाल में पूरा करना चाहता था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।